और जब हम माउंट देनाली की ओर बढ़े थे तो रास्ते में ही कैंप 1 से कैंप 2 की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में ही स्नो स्टॉर्म आ गया, जिसके कारण रास्ते नज़र नहीं आ रहे थे। चूँकि पहली बार जा रहे थे तो हमें रास्ते का अंदाज़ भी नहीं था, इस नाते थोड़ा हम वहाँ निश्चित रूप से डरे थे, है ना। तेज़ी से विसल बजाया, लेकिन कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो हमें लगा कि इस कैंप में कोई नहीं है, ये बुधा कैंप हो चुका है। क्योंकि एक बार तो हमें लगा कि शायद हमारी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन हमने हार नहीं माना। हम कहे कि ना नहीं, हम सामान रख करके वापस। माउंट एवरेस्ट पर सिर्फ जो चैलेंज है ना, वो सिर्फ है एक्लेमेटाइज होने का, ज़्यादा हाइट पे अपने आप को सर्वाइव रखने का। डेंजरस जो है उसमें खतरे जो हैं, वो खतरे सिर्फ और सिर्फ वो जो खुम्बू आइसफॉल है, वहाँ से कैंप 2 जाते समय नुप्से फेस से एवलांच होता है, और कैंप 2 से कैंप 3 जाते समय लोत्से फेस से पत्थर वगैरह गिरते हैं बिल्कुल गोली की तरह। अगर वो किसी को लग जाए तो वहीं पे मौत हो जाएगी। बस इतने ही खतरे हैं, इससे ज़्यादा खतरे नहीं हैं। बाकी तो आपके फिजिकल कंडीशन, आपके मेंटल कंडीशन पे ये निर्भर करता है। लेकिन वही अगर आप अन्नपूर्णा जाएंगे, है ना, ये कंचनजंगा जाएंगे, तो वहाँ एवलांच के खतरे ज़्यादा हैं और मौत की संभावना माउंट एवरेस्ट की अपेक्षा इन पीक के क्षेत्रों में ज़्यादा है। रूरल वेव्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे माउंटेनियरिंग की, और माउंटेनियरिंग की बात करने के लिए हमारे पास हैं एक्सपर्ट माउंटेनियर, वेल नोन माउंटेनियर, इंटरनेशनल माउंटेनियर कम्युनिटी में जिनको जाना जाता है, और बहुत ही इंडिया में एक फेमस माउंटेनियर हैं। साथ में खाली माउंटेनियर एक अलग चीज़ है, साथ में एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी और माउंटेनियरिंग का क्या रिलेशन है, तो वो ज्योग्राफी टीचर भी हैं और एक बहुत वेल नोन माउंटेनियर भी हैं। साथ में ज्योग्राफी पे भी उनका बहुत योगदान है, और माउंटेनियरिंग में वो पूरे वर्ल्ड की 7 कॉन्टिनेंट्स में से 6 कॉन्टिनेंट्स में सक्सेसफुल एक्सपीडिशन कर चुके हैं। एक फेल हुआ था, बट वो उन्होंने पूरा ट्राई किया था लास्ट तक, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस और कुछ कारणों की वजह से वो फेल हो गया था। राजीव सौमित्रा सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। आपसे आज जानेंगे माउंटेनियरिंग के बारे में, माउंटेनियरिंग इंडिया के कंटेक्स्ट में, माउंटेनियरिंग इंटरनेशनल, माउंटेनियरिंग है क्या, इन सारे सवालों का जवाब हम आज ढूंढने की कोशिश करेंगे आपके साथ। क्या क्या स्किल्स चाहिए माउंटेनियरिंग के लिए, क्यों माउंटेनियरिंग करनी चाहिए, और माउंटेनियरिंग के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, क्या रिस्क हैं, क्या रिवॉर्ड्स हैं, इन सब पे हम आज पूरी चर्चा करेंगे। सर, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। आपने पूछा है कि माउंटेनियरिंग का क्या इम्पोर्टेंस है भारत के संदर्भ में और वर्ल्ड के संदर्भ में, भारत से बाहर के संदर्भ में। तो देखिए, जब हम माउंटेनियरिंग की बात कर रहे हैं तो ये तो शुरू से ही, इसकी शुरुआत तो हुई थी ग्रीस, जिसको यूनान जिसको कहते हैं, वहाँ से शुरुआत हुई। क्योंकि वहाँ वो देश का जो फीचर्स है, फिजिकल फीचर्स कुछ कुछ अंतराल पे ही बदल जाता है। वैसी परिस्थिति में वहीं ये खेल शुरू हुआ था, इसलिए हम इसको कह सकते हैं वर्ल्ड का सबसे पुराना स्पोर्ट्स। लेकिन आज के संदर्भ में हम छोटे हाइट पर ही नहीं चढ़ते, हम तो यहाँ माउंट एवरेस्ट की क्लाइंबिंग कर रहे हैं, K2 की क्लाइंबिंग कर रहे हैं, हम साउथ पोल जा रहे हैं। तो इस संदर्भ में कहेंगे तो ये एक साहसिक खेल है, जिसमें दिल दिमाग ही नहीं, शरीर ही नहीं, माने फिजिकल कंडीशन कैसा है इतना ही नहीं, आपको ज़रूरी है दिल और दिमाग से मजबूत होना, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस यही आपको पीक तक ले जाता है। आपके बारे में मैंने बहुत सुना है कि आप एक अध्यापक हैं और ज्योग्राफी के अध्यापक हैं, और आपकी खास बात ये बताई जाती है कि आप क्योंकि ज्योग्राफी के अध्यापक हैं तो आप सारे इन द्वीपों पर जाना चाहते हैं ताकि आप बच्चों को बता पाएँ कि क्या ज्योग्राफी और कैसे एक तापमान, कैसे हवा और कैसे जो प्लेन है, कैसा सरफेस, वो कैसा रिएक्ट करता है जब हम चढ़ते हैं, जहाँ पे भारत के बहुत सारे अध्यापक सोचते भी नहीं हैं हम जा पाएँ। आप वहाँ जाते हो ताकि आप बच्चों के लिए एक इन्फॉर्मेशन लेके आओ कि भाई ये ऐसी चीज़ें और इस सर्कमस्टांसिस में होता है। ये आप में कहाँ से आया सर कि मतलब कि मेरे को ये रिसर्च करके बच्चों को पढ़ाना है, कैसे, मतलब कि इसकी प्रेरणा या क्या एक इसके पीछे कारण? अब चूँकि आपने इसमें कई प्रश्न आपके हैं, एक तो आपने प्रेरणा पूछा, फिर पूछा टेम्परेचर, एयर प्रेशर की किस तरीके से चेंजेस होता है, बच्चों को पता नहीं होता। ठीक है, जैसे प्रेरणा की बात है तो मैं शुरुआत में मैं बता देना चाहता हूँ कि झारखंड के पालकोट, गुमला डिस्ट्रिक्ट है, पालकोट में मेरे पिताजी शिक्षक थे मैथमेटिक्स के।
उस जब स्कूल में पढ़ते थे तो सामने में माउंटेन सब था, छोटे छोटे हिल्स थे। तो उसी वक्त हमारी इच्छा होती थी कि हम उस हिल्स के पीक पर जाएं, है ना। और हम संडे को, चूँकि स्कूल में छुट्टी होता था, तो हम संडे को आमतौर पे कुछ बच्चों के साथ पीक पर जा कर के बड़ी खुशी होती थी कि हम इस पीक पे पहुंच गए। वहाँ खड़े होकर के हम लोग शोर मचाते थे। फिर इसी तरह से हुआ कि इस पीक पे आ गए, फिर सामने वाला माउंटेन है उसके पीक पर भी चढ़ना है। तो कुछ कुछ उस क्षेत्र में जो आम आदिवासी, जो वहाँ के ट्राइबल्स थे, जो नहीं जाते थे, वहाँ हम जाने की शुरुआत किए। तभी मन में आया कि हम ये काम कर सकते हैं तो निश्चित रूप से हम माउंट एवरेस्ट भी क्लाइम कर सकते हैं। तो ये मन में संजोकर हमने रखा था। दूसरी बात जो आपने पूछा कि जैसे टेम्परेचर चेंज होता है, एयर प्रेशर, तो देखिए दो तरीके से हैं। यदि हम इस जो हमारी पृथ्वी है, तो जो ट्रॉपिकल रीजन है, खास करके इक्वेटर के पास टेम्परेचर ज़्यादा है। अगर हमें जाना है कि कम टेम्परेचर की ओर, तो इक्वेटर से हम पोल की ओर जाएंगे, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, तो टेम्परेचर घटेगा, क्योंकि सूरज की जो रोशनी है जितना ऑब्लिक होगा टेम्परेचर उतना कम हो जाता है ना। तो एक तो ये हुआ टेम्परेचर घटने का। एक और है टेम्परेचर घटने का जब हम हाइट की ओर जाते हैं। ये शुरू में तो पता नहीं था, ये तो पता चला था जब एक जहाज़, ब्रिटिश जहाज़ जो इंडिया में, चूँकि उनका शासन था ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो जो जहाज़ जो आ रही थी, तो जहाज़ ने देखा अफ्रीका के सामने किलिमंजारो को देखा, ऊपर बर्फ़। तो उसने सोचा कि इक्वेटर के पास किलिमंजारो है, तो आखिर ऊपर बर्फ़ कैसे है? इसका मतलब है कि हाइट पर भी टेम्परेचर घटता है। तो तभी से ये हाइट पर जाने से जो टेम्परेचर घटता है, तो जब भी हम माउंटेन पे जाते हैं तो उसमें होता क्या है कि हम जितने हाइट पे जाएंगे, सपोज कर लीजिए 165 मीटर की हाइट पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटता है। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी माउंटेन पीक की हाइट अगर 7000 मीटर हो और 165 मीटर पे 1 डिग्री, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए इतना टेम्परेचर घटेगा। जब टेम्परेचर घटेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी घटेगा। इसीलिए जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है तो हमें अपने आप को सरवाइव करने के लिए, हमारी फिटनेस बना रहे, हम सही सलामत रहें, उसके लिए एक्लिमेटाइजेशन होता है ना। तो इससे हम सीखते हैं कि अगर हम हाइट पे जाएं या पोल की ओर जाएं, टेम्परेचर घटेगा। पोल की ओर जाएंगे तो एयर प्रेशर तो कमोबेश उतना ही रहेगा, लेकिन हाइट पर एयर प्रेशर कम होता है, ऑक्सीजन का लेवल भी कम होता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो भारी गैस है ना। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन भारी है इसलिए वो नीचे रहता है। इसका मतलब है कि दो काम हमें करना पड़ेगा अगर हम हाइट की ओर जाते हैं। पहला कि हमें एक्लिमेटाइज होना पड़ेगा। आमतौर पे ये जो हम हाइट की बात बता रहे हैं वो 3000 मीटर से ज़्यादा। हालांकि जो लोग उतने स्वस्थ नहीं हैं, कई तरह का शारीरिक प्रॉब्लम है, उनको तो 2000 मीटर पर भी प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ, बहुत से है ना, जैसे वॉमिटिंग आना, हेडेक होना, ये सारी चीज़ें भी होती है। लेकिन ज़्यादा हाइट पे जाते हैं तो हमें एक्लिमेटाइज होना पड़ता है उस एयर प्रेशर के अनुकूल, अपने शरीर को उस एयर प्रेशर को अडॉप्ट कराने के लिए। और ऑक्सीजन की कमी होती है तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंब करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, चूँकि आप माउंटेन में कुछ हाइट पर ही बहुत कुछ बदल जाता है, तो उस बदलते परिप्रेक्ष्य में आपको भी एक्सपीरियंस होता है। जो बुक्स में आपने पढ़ा है वो चीज़ें साक्षात आपको देखने को मिलती है। प्रैक्टिकली आप उसको एक तरह से अनुभव करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि कहीं भी जाएंगे, नदी किनारे जाएंगे, वहाँ किस तरह का क्लाइमेट होगा, किस तरह का किन क्षेत्रों में है, किस लैटिट्यूड में है, ये सारी चीज़ें आप सीख जाते हैं अगर ज्योग्राफी का थोड़ा सा भी जानकारी है या फिर आप माउंटेनिंग करते हैं। तो ये दोनों चीज़ सीखते हैं। और ये सारी नॉलेज जो है, नॉलेज को क्या कहेंगे, नॉलेज अपने आप में एक ताकत है। नॉलेज है तो आपकी जान बचा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कहाँ पर हमको किस तरीके से इस नेचर के साथ एक्ट करना है। आप अपनी भी और साथ वालों को, किसी की भी जान बचा सकते हैं अगर बिल्कुल बचा सकते हैं, है ना। नदी में कोई बह जाए तो उसको ही बता सकते हैं। बहुत सारे टेक्निक हैं जिससे कि हम बच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए, अनुभव करनी चाहिए। हमारे देश में क्या है ना कि लोग बाहर जाके, स्कूल से बाहर बहुत ज़्यादा घुमाया नहीं जाता। कॉलेजेस में हम जाते हैं, बहुत कम घुमाने का स्कोप होता है। बिल्कुल। लेकिन इंडिया से बाहर जाएंगे तो वो लोग देखेंगे कि उनके यहाँ जो छुट्टियाँ होती है, छुट्टी में वो निश्चित रूप से वैसे एकांत क्षेत्रों में जा कर के देखते हैं कहाँ क्या है। इसलिए रिसर्च करने की प्रवृत्ति भारत की अपेक्षा वेस्टर्न कंट्री में ज़्यादा है, क्योंकि वो घूमते हैं, नए जगह की खोज करते हैं।
हम नहीं, तभी तो आप देखिए ना, ब्रिटिश वाले जब थे ठंड के मौसम में वो पाल का जहाज़ लेकर के चले गए, तो बहुत सारे आइलैंड्स पे उनका कब्ज़ा है। हमारा हमारा जो है कब्ज़ा वो आसपास के आइलैंड्स पर ही है, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया। हाँ बिल्कुल, मतलब एक्सप्लोरेशन की पावर उनमें ज़्यादा, उनमें ज़्यादा है ना, कल्चर है ना। अब हम हैं यहाँ तो हमें भी घूमना चाहते हैं, कहीं के नए जगह पर देखते हैं कि भाई इधर क्या है, देखें, अच्छा इधर आ गए तो और यहाँ तो एक छोटा सा झील है, इधर गए तो देखे वैली है, इधर देखे तो स्लोप ज़्यादा। इन सारी चीज़ों को देखने से आप मन से, तन से तो मजबूत हैं ही, मन से और भी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं जी। तो सर जैसे आपने मन की बात करी, माउंटेनिंग में मन से मजबूती का कितना महत्व है और कैसे आदमी अपने आप को मन स्ट्रांग बना पाए, मेंटल कैसे अपने आप को स्ट्रांग कर सकता है माउंटेनिंग के लिए? ठीक है, आपने जो पूछा है कि कैसे कर सकता है, आमतौर पे क्या होता है ना, कई तरह के चैलेंजेस है ना, कुछ मीटर के डिस्टेंस पर ही चैलेंजेस आते हैं। कहीं हाइट होता है, कहीं फिर नीचे उतरना होता है, कहीं क्रेवासेस को क्रॉस करना होता है। क्रेवासेस को अगर आप क्रॉस नहीं कर पाते तो कई बार नीचे गिर सकते हैं, इसलिए हम उसको सीट हार्नेस जो कि हमने आपको दिखाया, इन चीज़ों से अपने आप को लॉक रखते हैं कि कोई दुर्घटना हो तो हमारे बचने की संभावना बची रहे, है कि नहीं। तो आपको कुछ पग पग पर चैलेंजेस चेंज होते हैं, और जहाँ चैलेंजेस बार बार चेंज हो रहा है वहाँ मानसिक रूप से आपको मजबूत रहना ज़रूरी, क्योंकि कई बार क्या होता है, हौसला पस्त हो जाता है, अरे ये तो हमसे होगा नहीं, है ना। आमतौर पे क्या होता है कि जब हम सोचते हैं कि हमसे होगा नहीं, तो आधी शक्ति तो हमारी उस वैसे ही ख़त्म हो गई, मानसिक रूप से हम तैयार नहीं हैं, और जब हम करने की कोशिश करेंगे तो शायद दुर्घटना हो जाए। लेकिन वहीं पर अगर हम ये सोचते हैं अरे ये बस इतना ही छोटा है, और करते हैं देखते हैं, तो निश्चित रूप से आपका जो एक आत्मिक बल है, मानसिक शक्ति है, वो भी सहायक हो जाती है, उन चीज़ों को कवर अप करके आप मिशन तक जाने में सहायक हो जाती है। इसलिए मानसिक रूप से आप मजबूत होते हैं, और जितना क्लाइंबिंग करेंगे, जितने डेंजरस माउंटेन पे जाएंगे, उतना ज़्यादा आप और मजबूत हो जाते हैं। इसका बेनिफिट होता है कि आम जिंदगी में किसी तरह का प्रॉब्लम्स है, किसी तरह की समस्याएं तो हर किसी के साथ है, चाहे वो बहुत बड़ा व्यक्ति हो या सामान्य व्यक्ति हो, तो उस समस्या से जूझ करके उससे निकल जाने की क्षमता में वृद्धि होती है, क्योंकि आपको पता होता है कि भाई ये तो समस्या छोटी सी, हमने तो ये कर लिया, है ना। जब हम वहाँ थे कोई नहीं था, स्नो स्टॉर्म आया, हम फंस गए थे, तब हम बच के चले आए, तो ये कौन सी समस्या है। सर आपका कोई किस्सा जहाँ पे आपने यही मानसिक तौर पे देखा हो कि हाँ मैंने ये ऐसा लगा कि नहीं करते हैं, और फिर करा और फिर लगा कि हाँ भाई ये तो कर गया और पार, माउंटेनिंग में कोई ऐसा किस्सा आपका? हाँ, ये चीज़ हुआ था 2013 में, जब मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर रहा था, और वो तारीख था 22 मई 2013। क्या हुआ था कि हम पहुंच गए थे यहाँ पे साउथ समिट, माउंट एवरेस्ट पीक तक हम नहीं पहुँचे थे। साउथ समिट पहुँच करके हमें तो लगा कि शायद साउथ समिट ही पीक है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद देखे कि एक और ऊंचा नज़र आ रहा है। तो निश्चित रूप से जब माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है तो वही ऊंचा होगा, ये तो होगा नहीं। तो हम देखे कि ऐसे करके हमने देखा, अरे बाप रे, ये भी क्लाइंब करना पड़ेगा। एक तो ऐसे ही हम थक चुके हैं, रात भर हम चले हैं, सुबह हो गया, तो हमने देखा कि चलो देखते, है ना। और वो थोड़ा कठिन भी था, हिलेरियस स्टेप है वो थोड़ा कठिन भी था। तो खैर हमने शुरू किया, और कुछ ही समय वहाँ पहुँच गए। जब पहुँच गए तो देखे कि भाई हम बड़ी आसानी से पहुँच गए, वैसा तो कोई खास कठिनाई थी नहीं। तो ये चीज़ें होती है आम तौर पे कि लगता है कि ये तो बहुत कठिन है, लेकिन हम जब शुरू करते हैं तो बाद में लगता है कि बस इतना ही था। आम जिंदगी में बहुत सारी समस्या होती है, वो भी ऐसे ही होता है। जब समस्या से आप पार चले जाते हैं तो कहते हैं कि बस इतना ही यार, चलो इसका भी तो अनुभव हुआ, मज़ा आया, है ना। तो समस्या को भी हम मज़े के रूप में लेंगे, एक चैलेंज के रूप में लें, तो ये सारी मजबूती हमें, है ना, ऐसे क्षेत्रों में जाने से मिलती है। इसलिए जो कहते हैं कि माउंटेनियर मानसिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं, शारीरिक रूप से तो मजबूत होते ही हैं, तभी तो वहाँ तक पहुँचे। जैसे हम अभी शारीरिक की बात करें तो सर कितना बेसिक कि भाई इतना फिजिकल लेवल तो आपका होना चाहिए अगर आप माउंटेनिंग के बारे में सोच रहे हो, तो उसका कोई क्राइटेरिया है, या कि भाई आप जैसे मैं अब अपना ही बताऊँ, मैं नौकरी करता हूँ आईटी में, तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। अब मैं ये जाके कहूँ कि मैं माउंटेनिंग करना चाहता हूँ तो, और आज ही पहाड़ चढ़ूँगा, तो क्या ये सही है या गलत है? आपका सोचना बिल्कुल सही है ना। आपने कहा कि फिजिकली कितना फिटनेस की ज़रूरत है, तो बस इतना ही ध्यान रखना चाहिए कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट आप ना हो,
डायबिटीज़ के पेशेंट ना हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ ना हो, तो निश्चित रूप से आप अगर अभी तक कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी आपके द्वारा नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से आप इसको कर सकते हैं। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति कर सकता है, बशर्ते करने से पहले कुछ ट्रेनिंग ज़रूरी होता है। कई बार क्या होता है कि जैसे कि नेपाल है, काठमांडू, बहुत लोग पहुंच जाते हैं कि सीधा ये ख्वाब लेकर कि हमको तो एवरेस्ट पर क्लाइंब करना है, तो कहते हैं कि अभी तक आपने क्या किया है ना। तो क्या किया, तो वैसी परिस्थिति में वो लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे पीक हैं जैसे कि ये बेस कैंप, काला पत्थर, लबूचे, इमजाद से पीक, ये छोटे छोटे पीक्स पे वो इसलिए ले जाते हैं ताकि वो आपके फिजिकल फिटनेस को देख सकें, है ना। जैसे कहते हैं कि एग्ज़ाम, आईएएस का एग्ज़ाम देना है तो मेंस एग्ज़ाम तो देना है, लेकिन थोड़ा सा छटनी तो होगी, ये भी देखा जाता है कि आपके पास वाकई कितना नॉलेज अभी तक है। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स में जो पास आउट होते हैं वही मेंस होते हैं। तो वहाँ भी है ये जो इमजाद से, जिसका कि दूसरा नाम है आइलैंड पीक, है ना, नेपाल में है। हम इस छोटे पीक पे चढ़ते हैं, अगर वहाँ तक गए तो फिजिकल फिटनेस सही है। आमतौर पे तो पहले ही हमने कहा कि ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए, बाकी आप ठीक ठाक हैं तो निश्चित रूप से कर सकते हैं। लेकिन एक ट्रेनिंग अगर बेहतर हो, कि इंडिया में बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर हैं इसके, अटल बिहारी वाजपेयी मनाली है, उत्तरकाशी है, दार्जिलिंग में है, ट्रेनिंग कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा, सारे इक्विपमेंट्स का यूज़ करने आपको नेचुरली आ जाएगा। मेंटल बात कर ली, फिजिकल बात कर ली, अब इनके अलावा क्या स्किल्स चाहिए माउंटेनियर को? मेंटल हो गया, फिजिकल हो गया, अब जो स्किल्स चाहिए, देखिए एक चीज़ तो हमेशा ध्यान रखनी का, कभी भी ओवर स्मार्ट हम ना बने, है ना। और आमतौर पे अगर हम प्लेन्स एरिया से गए हैं माउंटेन पे, जैसे कि प्लेन्स एरिया में जैसे पंजाब, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल, इन क्षेत्रों से हम अगर जा रहे हैं, ये हाइट की ओर जा रहे हैं, अगर हम क्लाइंबिंग कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा मंत्र जो है वो मैं बता देता हूँ, स्लोली स्लोली, धीमी गति से जाएंगे तो आप पहुँच जाएंगे। तेज़ी से जाएंगे तो हो सकता है कि शरीर उस हाइट को एडॉप्ट ना करे और आपको तुरंत हेडेक हो करके वॉमिटिंग तेज़ी से हो जाएगा, तो आपकी हौसला तो ऐसे ही आपका पस्त हो जाएगा। इसलिए यही ध्यान रखने, स्लोली स्लोली जाइए, थोड़े थोड़े पानी पीते रहिए, क्योंकि ऑक्सीजन ज़रूरी है ना। तो क्योंकि पानी भी H2O है, ठीक है, तो इस नाते पानी धीमा पीजिए और स्लोली स्लोली अगर आप जाएंगे तो निश्चित रूप से आप क्लाइंब कर लेंगे। तो वही हमने कहा कि ये भी स्किल होना चाहिए कि हम कैसे वाकई चढ़ें, धीमी गति से चढ़िए, ओवर स्मार्ट ना बने, क्योंकि ओवर स्मार्ट में कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें होंगी जो मिस्टेक करा सकता है, और माउंटेन में मिस्टेक के लिए कोई जगह नहीं है। मिस्टेक का मतलब है मौत। माउंटेन फास्ट स्पोर्ट नहीं है, मतलब एक रेसिंग नहीं है, माउंटेन इज़ अ स्लो स्पोर्ट जिसको आप इंजॉय करोगे। पेशेंस बहुत रखना है। जैसे एक एग्जांपल आपको दे देते हैं, अगर आप माउंट एवरेस्ट क्लाइंबिंग कर रहे हैं तो मेडिकल साइंस के अनुसार इस पूरे क्लाइंबिंग का जो पीरियड होना चाहिए, ऊपर जाना, नीचे आना, फिर एक्लेमेटाइज होना, वो है लगभग 80 दिनों का। लेकिन कहाँ, हम लोग तो 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन में ही ख़त्म कर लेते हैं। हम उससे भी कम कहना चाहते हैं लोग कि मेरे पास टाइम नहीं है, उससे कम नहीं, ये तो गलती, टाइम नहीं है तो फिर उस चीज़ को छोड़ दीजिए, आप कुछ और खेलिए, कुछ और खेल में जाइए, वॉकिंग कीजिए सुबह का, वो ज़्यादा बेहतर है ना। जिम जाइए अगर टाइम नहीं है तो, लेकिन माउंटेन का मतलब है पेशेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि कई बार होता है, जैसे हम वहाँ हैं, वेदर सही नहीं हुआ, हम क्लाइंबिंग, फाइनल क्लाइंबिंग में नहीं जा सकते, हम सबमिट पे अभी नहीं जा सकते, तो आपको एक वीक, दो वीक तक आपको वेट करना पड़ता है। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है, स्लोली स्लोली। सर, आपने ये बिल्कुल सही पॉइंट उठाया कि जैसे वेट करना पड़ता है और कई बार एक्सपीडिशंस फेल भी हो जाते हैं। इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करूँ, आप माउंटेनिंग कोई सस्ता स्पोर्ट नहीं है, कोई इंडियन इकोनॉमी ऐसा तो है नहीं कि पैसा है, तो बहुत सारे बच्चे माउंट एवरेस्ट का ड्रीम लेके जाते हैं, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना चाहते हैं, और फाइनेंशियली या तो वो किसी से पैसे लेते हैं या सेविंग करते हैं। उस स्थिति में अगर आपने 30 लाख रुपए या 40 लाख रुपए, 30 लाख तो एक बेसिक INR में बेसिक अमाउंट है जो आपको चाहिए माउंट एवरेस्ट के लिए, तो बहुत बारी एक प्रेशर हो जाता है कि आप बेस कैंप से सपोज करो
कैंप 4 में हो, तो बैकआउट करना एक बहुत उनके लिए चैलेंजिंग और लाइक आपने भी वो एक समय फेस किया होगा, तो आप कैसे देखते हो कि भाई आपको आगे जाना चाहिए? क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप सोचते हो कि नहीं यार इतना है करके आऊँगा आज, तो चाहे कुछ भी हो जाए, बट वेदर कंडीशंस नहीं सपोर्ट करती, या आप लेट होते हो कि भाई आपने जो टाइम ड्यूरेशंस, तो उस टाइम पे वो क्या करना चाहिए और क्या आपकी राय रहेगी उसमें? आपका ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, खास करके माउंटेनियर्स के लिए। ज़्यादातर लोग स्पॉन्सर्ड होते हैं, पैसा कहीं और से मिलता है तब वो क्लाइंब करते हैं, तो एक प्रेशर होता है उन पे, और इस प्रेशर होने की वजह से कई बार वो क्लाइंब करते हों, ये कर जाए नहीं तो उसी आसपास उनकी मौत भी होती है, क्योंकि वो सोचते हैं कि वेदर भी ख़राब हो गया है तब भी हम क्लाइंब करें, है ना। वेदर अगर ख़राब हो गया है तब भी वो चाहेंगे वापस नहीं लौटें। तो इसमें एक बात याद रखनी चाहिए, है ना, इंसान तो मूव कर रहा है इधर से उधर। माउंट एवरेस्ट, अगर हम माउंट एवरेस्ट के संदर्भ में कहें, माउंट एवरेस्ट तो वहीं रहेगा, हम गुजर जाएंगे। अगर हमको जल्दी करते हैं, हम चाहते हैं कि नहीं ज़बरदस्ती हमें क्लाइंब करना है वेदर ख़राब होने के बावजूद भी, तो हम तो इस दुनिया से उठ जाएंगे। एवरेस्ट तो वहीं रहेगा। अगर एवरेस्ट वहीं है तो फिर अगले साल आ सकते हैं। तो इसलिए हमने देखा है कि कई बार स्पॉन्सर वालों को ज़्यादा प्रेशर, नहीं अब हम वापस लौट जाएंगे तो पैसा फिर अगली बार कौन देगा। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बचना चाहिए। कहते हैं ना कि जान बचे तो लाख उपाय, जान बचे हैं तो हो सकता है कि 1 साल 2 साल नहीं फिर तीसरे साल कोई कर देगा स्पॉन्सर। वैसे भी आप 8000 मीटर पहुंच चुके हैं तो अगली बार फिर से स्पॉन्सरशिप आपको मिल जाएगा। तो वहाँ हमने कई को देखा कि नहीं हमें तो करना है, अगली बार पैसा नहीं आएगा। इन चीज़ों के कारण वो प्रेशर में होते हैं, और प्रेशर में होने के कारण वो अपने गाइड से झगड़ भी लेते हैं वेदर ख़राब होने के बावजूद भी। तो होता क्या है कि गाइड तो बच जाएगा क्योंकि उनके पास बहुत सारे हुनर हैं और कई बार वो जा चुके हैं, वो एक्लेमेटाइज हमारी अपेक्षा ज़्यादा हैं, शेरपा खास करके, लेकिन मौत होती है वो इंसान की। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक बार राजस्थान की एक लड़की थी, वो किसी तरीके से, है ना, पहुँच गई ये कैंप 4 जिसको कहते हैं डेथ जोन। डेथ जोन पहुंचने के बाद गाइड ने कहा कि अब आप क्लाइंब मत कीजिए, आपका शरीर उतना अलाउ नहीं करते हैं, कि नहीं यहाँ पैसा है। तो कहा कि ठीक है एक काम कीजिए, आप सिर्फ मेरी अपने पिताजी से बात कराइए। वहाँ से बातचीत पिताजी से हुई, नीचे कॉल किया गया और पिताजी से बातचीत हुई। तो उसकी माँ पिताजी को कहा गया कि देखिए ये क्लाइंब करने के लिए अड़ी हुई है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ इसकी मौत हो जाएगी। अगर आप ये गारंटी ले रहे हैं कि मौत हो जाए तो कोई बात नहीं, तो मैं बेटी को आगे ले जा सकता हूँ। तो पिताजी माँ ने कहा कि नहीं, उसको बोलिए वापस आने का, 8000 मीटर भी कम नहीं होता। 8000 मीटर से उस लड़की को वापस बुलाया, क्योंकि वो जिद पे अड़ी थी कि मैं क्लाइंब करूँगी चाहे कुछ भी हो जाएगा। लेकिन वो लोग समझ रहे थे कि फिजिकली फिट नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर भी ये कैंप 3 से कैंप 4 के बीच में ही इनका 2 सिलेंडर ख़त्म हो चुका है, कौन इतना सिलेंडर लेके जाएगा। ये सारी समस्याएं होती है और ये एक आम समस्या है। इसलिए हमारे अनुसार और हमने जो देखा है कि इन चीज़ों का प्रेशर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी है तो दोबारा पहुंच सकते हैं। एवरेस्ट तो वहीं रहेगा, एवरेस्ट तो आज नहीं, ये तो लगभग 6 करोड़ साल से वहीं पे है। फ़र्क है कि उसमें हाइट धीरे धीरे इजाफा हो रहा है। आप कभी भी कर सकते हो, अगर जिंदा रहे तो। नहीं तो जिंदा रहेंगे तो फिर आ जाएंगे, सही बात है। और उठ गए तो खत्म। माउंट एवरेस्ट हर किसी का ड्रीम है। अगर कोई माउंटेनियर से आप पूछ लो, चाहे वो ट्रैक किया हो उसने कहीं पे 1-2 किलोमीटर का, और उससे पूछो क्या करना चाहते हो, तो वो कहेगा माउंट एवरेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि उसे ब्रांडिंग हो जाता है इसलिए माउंट एवरेस्ट का नाम लेता है। वो कभी ये नहीं कहेगा कि मेरे को K2 करना है किसी से, नहीं, मतलब कि चाहे उसने कंचनजंगा करना है, लोत्से करना है, नहीं कहता वो माउंट एवरेस्ट के पीछे क्या हार्ड वर्क है, कि क्या कितना एफर्ट लगता है, वो स्टोरी जानना चाहूँगा उसके पीछे। दरअसल क्या है ना कि माउंट एवरेस्ट वो लोग इसलिए चाहते हैं कि उससे उनकी ब्रांडिंग हो जाती है कि हम सबसे हाईएस्ट पीक पर, इस पृथ्वी का के सबसे हाईएस्ट, वो भी तो एक पोल है ना, तीसरा पोल तो माउंट एवरेस्ट ही है, हम वहाँ चले गए, है ना। लेकिन एक बात हम बता देते हैं कि माउंट एवरेस्ट में जो कि अगर आप कहेंगे कि उतना पीक जो है उतना डेंजरस नहीं है ना। डेंजरस पीक तो अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है, कंचनजंगा है, ये सारे पीक ज़्यादा डेंजरस है। जैसे हम आपको एक K2 डेंजरस है, एक पीक है जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, नंगा पर्वत। नंगा पर्वत की तो बात है कि उसको तो किलर माउंटेन कहते हैं, कि जो भी जाता है उसकी मौत होती है, 3 में से 2 की मौत होती है।
तो ये सब जो है ना, अगर आप समझते हैं कि वाकई जो टेक्निकल क्लाइंबिंग है, तो और आप में हुनर है, फिजिकली फिट हैं, मानसिक रूप से फिट हैं, तो माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा डेंजरस पीक, कम हाइट रखते हुए भी, कंचनजंगा है, ये अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है, ये आप कर सकते हैं। और आमतौर पे क्या होता है कि लोगों की सोचना भी सही है। सोशल मीडिया के समय में वो बुक्स में भी पढ़ते हैं पृथ्वी का हाईएस्ट पीक हिमालय में है, तो वो करना ही चाहेंगे माउंट एवरेस्ट। और मेरे ख्याल से माउंट एवरेस्ट पर सिर्फ जो चैलेंज है ना, वो सिर्फ है एक्लेमेटाइज होने का, ज़्यादा हाइट पे अपने आप को सरवाइव रखने का। डेंजरस जो है उसमें खतरे जो हैं, वो खतरे सिर्फ और सिर्फ वो जो खुम्बू आइसफॉल है, वहाँ से कैंप 2 जाते समय नुप्से फेस से एवलांच होता है, और कैंप 2 से कैंप 3 जाते समय लोत्से फेस से पत्थर वगैरह गिरते हैं बिल्कुल गोली की तरह। अगर वो किसी को लग जाए तो वहीं पे मौत हो जाएगी। बस इतने ही खतरे हैं, इससे ज़्यादा खतरे नहीं हैं। बाकी तो आपके फिजिकल कंडीशन, आपके मेंटल कंडीशन पे ये निर्भर करता है। लेकिन वही अगर आप अन्नपूर्णा जाएंगे, है ना, ये कंचनजंगा जाएंगे, तो वहाँ एवलांच के खतरे ज़्यादा हैं और मौत की संभावना माउंट एवरेस्ट की अपेक्षा इन पीक के क्षेत्रों में ज़्यादा है। एक तरह से जैसे आपने ये रिस्क बताए माउंट एवरेस्ट के 3-4 रिस्क, माउंटेनिंग में किस तरह के और रिस्क भी होते हैं और उस रिस्क को हम कैसे कम कर सकते हैं? देखिए, रिस्क जो है, जितने भी माउंटेन का नाम ले लें, जैसे हमने कि कंचनजंगा, चैलेंजेस अलग हैं। आप तो छोटे पीक का हम नाम ले लेते हैं। पापुआ न्यू गिनी में, वेस्टर्न पापुआ इंडोनेशिया के अधिकार क्षेत्र में है, वहाँ का हाईएस्ट पीक है कार्टेंस पिरामिड। पीक ज़्यादा हाइट नहीं है, लेकिन चैलेंजेस उसके अलग हैं। क्योंकि एक वॉल्केनिक माउंटेन है, तो चट्टान को जैसे ही टच करेंगे तो सुई की तरह निकला हुआ वो भाग होता है जो कि हाथ में गड़ता है। फिर आपको रस्सी से क्रॉस करना है, चढ़ाई भी करना है, बिल्कुल रॉक क्लाइंबिंग है, तो उसको अगर आप ले लेते हैं। फिर आप यहाँ जाइए अंटार्कटिका में, जो विंसन मैसिव है, उसके चैलेंजेस अलग हैं। हालांकि विंसन मैसिव में कहीं भी एवलांच के खतरे नहीं हैं, चैलेंजेस कम है। लेकिन चैलेंजेस क्या है? तेज़ हवा। तो कहीं पर तेज हवा के चैलेंजेस हैं, तो कहीं पर क्लाइंबिंग के भी हैं, कहीं पे एवलांच के हैं, तो कहीं पे रॉक फॉल के होते हैं। हर माउंटेन के चैलेंजेस अलग हैं, सबका अपना अपना इम्पॉर्टेंस है। लेकिन किसी भी पीक पे जाना ये कोई छोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, चाहे हाइट जितनी भी हो। कैसे हम रिस्क को कम कर सकते हैं? रिस्क को कम करने हमने कहा कि थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। डर के आगे जीत है। कहते हैं कि जो डर गया सो मर गया। इन चीज़ों से बचने के लिए मेंटली मजबूत हैं। रिस्क को हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आप प्रकृति के क्षेत्रों में जा रहे हैं जहाँ उनकी मर्जी से चलना है। हम अपनी मर्जी उन क्षेत्रों में नहीं चला सकते। खराब वेदर में हमें अपने आप को सेफ रखने के लिए वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। हो सकता है कि क्लाइंबिंग 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद करना पड़े। तो अगर हम वेदर फैक्टर, क्योंकि सारे माउंटेन में वेदर अलग अलग, जैसे कि आप माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे, तो माउंट एवरेस्ट के आसपास जो है, उसके पीक के आसपास वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम चलती है, तेज़ हवा। अगर हम बात करें माउंट देनाली, अलास्का में है, हाईएस्ट पीक है नॉर्थ अमेरिका का, वहाँ की बात करें तो वहाँ स्नो स्टॉर्म का खतरा होता है, क्योंकि आगे से जो हवा आती है वो नॉर्दर्न हवा आती है, जो कि पोलर रीजन से आती है, ठंडी हवा। तुरंत स्नो स्टॉर्म आता है, आप हमारे सामने बैठे हैं लेकिन हम आपको नहीं देख सकते। सबके चैलेंजेस अलग अलग हैं। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि वाकई हम किन क्षेत्रों के माउंटेन पे जा रहे हैं, वहाँ का वेदर क्या है ना, सूरज का कंडीशन क्या है। कंडीशन का मतलब कि सीधा राइट एंगल पे है या ऑब्लिक है ना। वो ट्रॉपिकल रीजन में, जैसे किलिमंजारो ट्रॉपिकल रीजन में है, एक तरह से ट्रैकिंग पीक है, तो वहाँ कोई भी स्वस्थ इंसान जा सकता है। ये तो रिस्क हो गए हमारे कि भाई यहाँ रिस्क। अब उनसे हमें रिवॉर्ड, या मैं कहूँ कि भाई मैंने इतना एफर्ट लगाया, मुझे क्या मिलेगा? खाली दिमाग की तौर पे कि हाँ मैंने माउंट एवरेस्ट चढ़ लिया, या इसका और भी कुछ फ़ायदा? तो बिल्कुल इसका फ़ायदा है कि जब आप चढ़ते हैं तो वहाँ एक समारोह होता है जहाँ आपको एक मेडल दिया जाता है, एवरेस्ट मेडल, जो मेरे पास भी है, और इसका एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। लेकिन इन चीज़ों से बड़ा जो होता है ना, हाँ जी, ठीक है, आपका नेट पे सर्च करेंगे, हर किसी का नाम होता है, कितने बजे क्लाइंब किया, किस डेट को क्लाइंब किया। जैसे ये है, उसका नाम है हिमालयन डेटाबेस, उस पे सभी लोगों का डेटा होता है।
तो एक ये भी चीज़ हमेशा सर्टिफिकेट ही नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि आपने सर्टिफिकेट, आपने ग्रेजुएशन किया कोई, तो सर्टिफिकेट तो कहीं भी रखा होगा, लेकिन उस ग्रेजुएशन के आधार पे आप कुछ तो काम कर रहे हैं ना। तो हमने अगर माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया है तो जाहिर सी बात है हमारे लिए बाकी माउंटेन क्लाइंब करना के लिए में कॉन्फिडेंस हमारा ज़्यादा रहेगा, एक्सपीरियंस हमारा ज़्यादा होता है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है आत्मसंतुष्टि, एक अलग फीलिंग, जो फीलिंग को आपने महसूस किया है दूसरे ने नहीं। क्योंकि पीक पर पहुंच के जब आसपास नज़र देते हैं तो सारे पीक आपको बहुत दूर से ही नज़र आ जाते हैं, सब लगेंगे नज़दीक में ही है। जैसे हम जब माउंट एवरेस्ट पे गए तो चोयू सामने में था, शीशापांगमा दिखाई दे रहा था, मनसलू दिखाई दे रहा था, ये मकालू दिखाई दे रहा था सामने, सारे पीक, पुमोरी सामने में था, लग रहा था सब बच्चा है इसके सामने में। वहाँ जाने के बाद लगता है कि वाकई हमने वो काम किया है जो हर कोई नहीं कर सकता। इंडिया के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन है गियर्स के बारे में। हम गियर्स ले लेते हैं नॉर्मल किसी भी ब्रांड्स के, वो ना सर्टिफाइड है और ऐसा, मतलब कि कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है। तो उनका कैसे क्या देखते हो कि आप गियर्स कितने इम्पोर्टेंट हैं और कौन कौन से गियर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए माउंटेनिंग में? आमतौर पे अगर आप 6000 मीटर तक जाना चाहते हैं तब तो ये गियर्स काम आ जाएंगे, सिंपल। लेकिन जब आप खास चढ़ाई हो ना, चढ़ाई भी खास हो, रिस्क भी हो, तो स्पष्ट है कि माउंटेन गियर्स हमेशा ब्रांडेड, जैसे माउंटेन हार्डवेयर, ब्लैक डायमंड, द नॉर्थ फेस जूता भी होना चाहिए, ला स्पोर्टिवा, मिलेट्स, ब्लैक याक तो खैर आमतौर पे ज़्यादातर ट्रैकिंग के लिए यूज़ होता है, क्लाइंबिंग का भी है। डाउन सूट सिंपल नहीं होना चाहिए, लोकल मेड नहीं होना चाहिए। अगर नेपाल में जाएंगे तो लोकल मेड बहुत कुछ मिल जाता है ना, कम कीमत में, लेकिन उनसे बचना चाहिए। आप जब भी लें, वहाँ काठमांडू में थामेल में 2-3 शॉप ऐसे हैं जो ब्रांडेड हैं, द माउंटेन हार्डवेयर, द नॉर्थ फेस, है ना। इन जगह से अगर आप लेंगे तो आपको ये इक्विपमेंट्स कभी भी धोखा नहीं देंगे, क्योंकि ज़्यादा हाइट पे जा रहे हैं तो हम रिस्क नहीं ले सकते। कीमत भी पड़ता है लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते। जैसे हम एक शूज़ के बारे में हम बता देते हैं। शूज़ अगर हम सोचेंगे कि भाई स्पोर्ट्स शूज़ ले लेते हैं, नाइकी का है या और भी कई चीज़ का है, ख़रीद के चले गए, तो ये काम नहीं आएगा, ये तो बिल्कुल तुरंत टूट जाएगा। तो हमें उसके लिए गोटेक्स, है ना, ट्रैकिंग के लिए अगर हाइट पे जा रहे हैं तो उसके शूज़ अलग होते हैं जो हमने आपको अभी दिखाया है। तो इन चीज़ों पर, गियर पे ख़ास तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि वो हमारा ब्रांडेड हो। भले उसमें करीब लगभग टोटल गियर्स अगर आप देखेंगे, माउंट एवरेस्ट क्लाइंबिंग कर रहे हैं तो 3.5-4 लाख के गियर्स हो जाते हैं। वो लेना ज़रूरी है, निहायत ज़रूरी है। आपने अच्छा एग्जांपल दिया शूज़ का कि ये तो आम तौर पे इंडिया में भी लोग करते हैं कि बोलते हैं नाइक, किसी भी ब्रांड का शूज़ लिया है, 20,000 का शूज़ लिया है, इसको पहन के तो मैं ट्रैक भी कर लूँगा, क्लाइंबिंग भी कर लूँगा। करते हैं कि बिकॉज वो उसको यूजेबिलिटी पे ना देख के प्राइस रेंज देखते हैं कि 20,000 का शूज़ है तो सब कुछ कर लेगा। वो दौड़ने के लिए, वो दौड़, हाँ बिल्कुल वही जॉगिंग के लिए है, अगर आप जिम में जाते हैं उसके लिए काम आएगा, बहुत बढ़िया है, आरामदेह है। लेकिन जब आप उन क्षेत्रों में जाएं तो आमतौर पे कई बार क्या होता है ना कि हम अपनी मर्जी से शूज़ को खरीद के ना ले जाएं। जहाँ से ये ट्रैकिंग हो रहा है ना, उस इलाके के जो शॉप जो होते हैं वो इसी तरह के शूज़ को वो सेल करते हैं। वहाँ से लेंगे तो वहाँ की ज़रूरत के अनुसार शूज़ मिलेगा, और हम दिल्ली से खरीदेंगे तो हमें तो खुद ही पता नहीं कि कौन सा शूज़ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मनाली में आप जाएंगे तो कुछ वहाँ इस तरह के शूज़ मिलते हैं जो आपको ट्रैकिंग पे ले जाते हैं। वहाँ बकरथास क्षेत्रों में, सोलंग नाला से आगे है बकरथास, है ना, ट्रैकिंग एरिया है जहाँ ट्रेनिंग वगैरह होता है। छितिधार पीक है ना। इन क्षेत्रों के लिए जो शूज़ हैं वो अलग मिलते हैं, वहीं मिलते हैं। इसलिए मनाली में ही ख़रीदना चाहिए, ना कि दिल्ली से ख़रीद के ले जाना चाहिए। कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो या सिनेरियो जो आप चाहें कि हाँ ये सबको पता चलना चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि ये तो खुशकिस्मती है हमारी कि हम हर जगह सेफ ही रहें है ना, कहीं भी इस तरह का नहीं, क्योंकि हम जब भी शुरुआत किए, वेदर, एयर प्रेशर, है ना, कितनी ह्यूमिडिटी है, इन सारी चीज़ों को देख करके ही हमने क्लाइंब किया। इसलिए पहली बात कि हम सुरक्षित रहे। लेकिन जहाँ की मौसम तुरंत चेंज होता है, जैसे कि अलास्का एक तो हाई लैटिट्यूड में है, और जब हम माउंट देनाली की ओर बढ़े थे तो रास्ते में ही कैंप 1 से कैंप 2 की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में ही स्नो स्टॉर्म आ गया, जिसके कारण रास्ते नज़र नहीं आ रहे थे। चूँकि पहली बार जा रहे थे तो हमें रास्ते का अंदाज भी नहीं था, इस नाते थोड़ा हम वहाँ निश्चित रूप से डरे थे, और हमारे साथी लोग पीछे थे। जब हम बीच के एक मिडिल कैंप में पहुँचे तो वहाँ कोई था ही नहीं,
हमने अपने ट्रैकिंग बैग से लेकर के रक्सक से लेकर के विसिल बजाया, है ना, तेज़ी से विसिल बजाया, लेकिन कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो हमें लगा कि इस कैंप में कोई नहीं है, ये बुधा कैंप हो चुका है। कैंप में आमतौर पे क्या होता है कि कुछ गड्ढे नज़र आएंगे, आइस वगैरह नज़र आता है, तो लगता है कि यहाँ पे कैंप डाला गया था। कैंप तो उखाड़ के चले गए वो, लेकिन वो जगह रहता है कि यहाँ कुछ लोग रुके थे। तो जब नहीं आया तो हमने सोचा कि अब क्या करें, स्नो स्टॉर्म है। तो हमने अंत में बनाया कि कुछ सामान को यहीं छोड़ के हम वापस लौटते हैं, है ना। वापस लौटते हैं क्योंकि हमारे साथी शायद वो वापस लौट गए होंगे, वो समझ रहे होंगे कि हम तो कैंप पहुंच गए होंगे, तो हम कैंप में सुरक्षित होंगे, तो वो सुरक्षित रहने के लिए लौट गए होंगे। लेकिन वो लोग भी लौटे नहीं थे, उन लोगों को दिमाग में था कि हम जा चुके हैं ऊपर की तरफ, और हम लौटना शुरू किए। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही लौटने तो एक जगह हमें काला सा लगा, जैसे कोई भूत की तरह। तो वो हमारे दोस्त ही थे। जैसे नज़दीक आया तो उनको देखते ही एनर्जी बढ़ गई, हमारी कॉन्फिडेंस बढ़ गया। फिर हम लोगों ने टेंट लगाया, और तो ये एक घटना घटी थी जो वाकई हमेशा याद है। क्योंकि एक बार तो हमें लगा कि शायद हमारी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन हमने हार नहीं माना। हम कहे कि ना नहीं, हम सामान रख करके वापस लौटते हैं, पहुंच तो जाएंगे ही। तो ये सारी चीज़ें होती है। मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, पेशेंस ना खोएं। सर, क्योंकि माउंटेनिंग में बहुत सारा रिस्क होता है, तो क्या इंश्योरेंस करानी चाहिए और उसका कुछ फ़ायदा रहता है हमें? देखिए, जब भी अगर आप टेक्निकल क्लाइंबिंग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इंश्योरेंस कराना चाहिए। और ये जो कराने वाली कंपनी है, वही नेपाल में जिस एजेंसी के थ्रू आप जा रहे हैं वो करवा देती है, क्योंकि उसके बिना तो आप टेक्निकल क्लाइंबिंग कर नहीं सकते। तो ज़्यादातर ये नीदरलैंड की कंपनी है, स्विट्जरलैंड की कंपनी। इंडियन कंपनी हम नहीं समझते हैं कि कोई इस तरह के रिस्क को कवर करेगा। उनको तो पता है कि अगर अभी हमने कर लिया, हो सकता है कि 1 महीने के बाद ही मामला ख़राब हो जाए, तो उतना पैसा भी नहीं दे सकता। और ये जितने भी पैसा देते हैं, वो पैसा देते हैं, रिस्क कवर होता है। जैसे कि कोई इंसिडेंट हो जाए, किसी तरह की दुर्घटना हो जाए, तो वहाँ से चॉपर जा करके, हेलीकॉप्टर जा करके आपको वहाँ से उठा करके काठमांडू हॉस्पिटलाइज वो कर देता है। तो इतना रिस्क कवर करते हैं, इसलिए ज़रूर करवाना चाहिए। सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद चलिए, आपका thank शो you, में आने welcome। के लिए। आपकी इन्फॉर्मेशन मुझे ही बहुत अच्छी लगी। हालांकि मैं माउंटेनियर नहीं हूँ, बट हाँ, एक प्रेरणा कि हाँ, करना चाहिए, एक युवा को एक्सप्लोर करना चाहिए अपना आसपास का एनवायरनमेंट। और थैंक यू सो मच फॉर Thank ज्वाइनिंग। you। आशा करता हूँ आपको आज का शो अच्छा लगा होगा माउंटेनिंग के बारे में। और ये शो डेडिकेटेड है रवि कुमार एंड रवि ठाकुर दोनों को ही। और इस शो को सक्सेस यहाँ तक इम्प्लीमेंट करने के लिए मनोज जी का भी धन्यवाद तहे दिल से। स्पेशल थैंक्स टू मनोज। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।